हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं निकी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखो बेटा, आज हम बात करेंगे सीरीज में पहले टेस्ट की। तो पहले टेस्ट की अगर हम बात करें तो आप जो टेस्ट होगा बेटा वो आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आप सभी ने ब्लूप्रिंट तो देखा ही होगा। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले आपको पता है बेटा आपके 16 MCQs क्वेश्चन आएंगे, है ना। पहले क्वेश्चन में 16 आपके MCQs होंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का होगा बेटा, 2 का। अगर इसी के बाद हम आगे बात करें बेटा तो आपके रिक्त स्थान आएंगे जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपका बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन आएगा, उसमें भी आपके 8 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, है ना। और जो रिक्त स्थान है वो भी आधा नंबर का ही होगा। इसके बाद आपका बेटा सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में आपके टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का होगा, तो टोटल 18 मार्क से हो गए। इसके बाद बेटा आपका सेक्शन सी आएगा जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय और उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, तो ऐसे 9 नंबर का हो गया। इसके बाद सेक्शन डी, उसमें केवल और केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो आपके जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा वो 4-4 नंबर के होंगे, तो ऐसे 8 नंबर का आपका सेक्शन डी है। क्लियर है ना। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करेंगे तो पहले हम उसकी बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले या हम किस चैप्टर का आज हम टेस्ट देने वाले। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे जो आपका टेस्ट होगा बेटा, उसमें आपका सबसे पहले तो हम बात करेंगे विलयन की। विलयन के बाद जो इसमें दूसरा चैप्टर आएगा वो आएगा बेटा रासायनिक बलगतिकी। और रासायनिक बलगतिकी के बाद जो इसमें तीसरा चैप्टर हमने ऐड किया है वो है बेटा उपसय संयोजक यौगिक। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो टेस्ट नंबर 1 पढ़ेंगे उसमें बेटा इन चैप्टर से आपके जो है ना क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहें, ठीक है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो होगा बेटा, पहला क्वेश्चन बेटा आपका आएगा बहुविकल्पी प्रश्न। कैसा आएगा बेटा, बहुविकल्पी बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये टोटल क्वेश्चन 16 होंगे और प्रत्येक का मार्क बेटा आपका आधा यानी कि 1/2 होगा। तो टोटल आपका ये 8 नंबर का आएगा पहला क्वेश्चन। और हमने आपको बताया भी दिया है कि इसमें 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है, तो फर्स्ट नंबर पे है बेटा, यह एक आदर्श विलयन का गुण है। यह है एक आदर्श विलयन का गुण है। पहला ऑप्शन है बेटा इसमें ए नंबर, यह राउल्ट के नियम को मानता है। यह राउल्ट के नियम को मानता है। दूसरा ऑप्शन है बेटा इसमें कि डेल्टा एच, वो भी किसका, मिश्रण का, 0 है। तीसरा ऑप्शन है बेटा कि डेल्टा वी यानी कि आयतन परिवर्तन पूरे मिश्रण का, वो भी क्या है, 0 है। एंड डी नंबर है बेटा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि बेटा यह एक आदर्श विलयन का गुण है। आदर्श विलयन में कौन कौन से गुण होते हैं, तो बेटा आप सबको ही पता है कि यह राउल्ट के नियम को मानता है या उसका पालन करता है। इसको आपने पढ़ा भी होगा, ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। और आदर्श विलयन की शर्तें भी आपने पढ़ी होंगी कि डेल्टा एच का मान 0 होना चाहिए, डेल्टा वी का मान 0 होना चाहिए, है ना। और पी जो है ना वो भी आपका कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब है ये वाला और ये वाला, ये भी ऑप्शन आपके आदर्श विलयन में आता है। तो इसका मतलब है इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा लास्ट, उपरोक्त सभी जो है ना वो आदर्श विलयन प्रदर्शित करेगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, ताप बढ़ाने से किसी वस्तु का वाष्प दाब, ताप बढ़ाने से किसी वस्तु का वाष्प दाब, पहला ऑप्शन है इसका बेटा सदैव बढ़ता है, सदैव बढ़ता है। दूसरा है बेटा सदैव घटता है। तीसरा लिखा है अपरिवर्तित रहता है।
अपरिवर्तित रहता है। एंड चौथा है बेटा इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो देखो बेटा किसी भी वस्तु का वाष्प दाब, ताप बढ़ाने पर क्या होता है बेटा, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, पहले का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो लिखा ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर H2 गैस की जल में विलेयता, की जल में विलेयता डैश, पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करता। एंड डी नंबर लिखा है ताप पर आंशिक रूप से निर्भर करता है, आंशिक रूप से निर्भर करता है। तो देखो बेटा लिखा कि ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन गैस की जल में विलेयता। अब आपको पता है बेटा हाइड्रोजन क्या है, अपवाद है, क्लियर है। वैसे तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल यही होता है बेटा, कोई सी भी गैस हो, गैस की क्या होती है, जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि बेटा जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पात्र के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस कैसी है बेटा, आप सबको पता है ये अपवाद है, क्योंकि ये क्या करती है बेटा, ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। अर्थात इस कंडीशन में क्या होगा कि ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन की तो जल में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। आगे देखो बेटा फोर्थ नंबर की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कारक, निम्नलिखित में कौन सा कारक विलेयता को प्रभावित नहीं करता, विलेयता को प्रभावित नहीं करता है। पहला लिखा है बेटा ताप, दूसरा लिखा है विलेय की प्रकृति, विलेय की प्रकृति, तीसरा लिखा है बेटा विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। एंड बेटा लास्ट ऑप्शन दिया है ना विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार। अब देखो बेटा लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक विलेयता को प्रभावित नहीं करता। विलेयता, विलेयता किससे प्रभावित नहीं होती है, सबसे पहले बात करें ताप से, ताप से तो होती है बेटा। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अगर द्रव है, ठोस है, जैसा भी हो, मतलब ठोस है तो गैस है तो विलेयता कम होगी, है ना। जैसे हम द्रव में घोलेंगे तो इसका मतलब ताप का प्रभाव पड़ता है। विलेय की प्रकृति पर भी पड़ता है, मान लो हम ऐसा पदार्थ ले रहे हैं जो अवाष्पशील हो या जो उसमें घोले ही नहीं, तो उसका विलेयता से क्या लेना देना, है ना। तो इसका मतलब विलेय की प्रकृति पर भी पड़ता है। विलायक की प्रकृति भी, हम किसी भी पदार्थ को, मान लो हम अगर बेटा नमक को, या ऐसे मान लो कि हम किसी भी मिट्टी के कण को अगर तेल में घोलना चाहें तो वो तो नहीं मिलेगा, या पानी को तेल में घोलना चाहें, है ना। तो इसका मतलब विलायक की प्रकृति पर भी। अब बता क्या बेटा, विलेय के कणों का आकार, विलेय का कण कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो घोलेगा तो क्या होगा बेटा, घुलेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि कणों के आकार पर विलेयता जो है ना कोई विलेयता को प्रभावित नहीं करता है। कौन, विलेय के कणों का आकार। फिफ्थ नंबर चलते हैं बेटा, पांचवा क्वेश्चन है आपका, श्वसन क्रिया में गैसों के, श्वसन क्रिया में गैसों के विनिमय की क्रिया, गैसों के विनिमय की क्रिया किस नियम पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है। श्वसन क्रिया में गैसों की विनिमय की क्रिया, है ना। तो देखते हैं बेटा, पहला लिखा है हेनरी का नियम, दूसरा लिखा बेटा लैंडोल्ट का नियम,
तीसरा लिखा है हैश का नियम और चौथा लिखा है बेटा नैनस्ट का नियम। तो ये 4 नियम है। इन 4 में तो लिखा है श्वसन की क्रिया में गैसों की विनिमय की क्रिया किस नियम पर आधारित है। तो श्वसन की क्रिया में बेटा जो गैसों की विनिमय क्रिया है वो हेनरी के नियम पर आधारित है। आपने पढ़ा होगा ना एनोक्सिया नाम की बीमारी। तो एनोक्सिया क्या होता है, जैसे जैसे बेटा हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात हम जो सांस लेते हैं ना तो उसमें क्या होता है ऑक्सीजन कम मात्रा में जाती है, जिससे हमारे ब्लड में क्या होता है ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो हम मानसिक रूप से अस्पष्ट हो जाते हैं और हम सोचने समझने की क्षमता को खो देते हैं। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं बेटा, एनोक्सिया कहते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम इसकी बात करें श्वसन संबंधित क्रिया किससे संबंधित होगी तो वो हेनरी के नियम से होगी। आगे चलते हैं बेटा 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो लिखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया, किसकी बात करते हैं हम बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक आई होगी, क्या होगी। तो पहला ऑप्शन लिखा है इसमें बेटा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दूसरा लिखा है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तीसरा लिखा है सेकेंड इनवर्स एंड चौथा लिखा है बेटा मोल स्क्वायर लीटर -2 सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रा क्या होता है मोल पर लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जल्दी से बेटा आप इसको स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चले। इसके साथ देखो बेटा नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, लिखा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि क्रिया के लिए कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है बेटा इसका अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है, शून्य घात के समानुपाती है। दूसरा ऑप्शन है बेटा इसका वेग नियतांक की इकाई, वेग नियतांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तीसरा अभिक्रिया की अर्ध आयु, अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। एंड लास्ट ऑप्शन है बेटा इसका सीधे तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, सीधे तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देखो बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सत्य कथन देखना। जैसे हम बात करें पहला लिखा है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। तो शून्य घात की तो नहीं होती बेटा, एक घात के समानुपाती होती है। मतलब पहला तो आपका जो है ना वो गलत है, लेकिन हमें सत्य वाला देखना है। वेग नियतांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है, नहीं होती बेटा, सेकंड इनवर्स होती है, मतलब ये भी गलत है। तीसरा लिखा बेटा अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता ही होगा बेटा
के बराबर 0.693 बटा टी हाफ। तो टी हाफ किस पर निर्भर कर रहा है बेटा? वेग स्थिरांक पर, ना कि प्रारंभिक सांद्रता पर। इसका मतलब है कि इसका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड सही जाएगा, ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बेटा क्या लिखा है। लिखा है कि ताप में थोड़ी वृद्धि करें, ताप में थोड़ी वृद्धि करें तो अभिक्रिया का वेग तीव्रता से बढ़ता है। तो अभिक्रिया का वेग तीव्रता से बढ़ता है। क्योंकि क्यों बढ़ता है? देखो बेटा पहला ऑप्शन है इसका, सक्रिय अणुओं की संख्या में, सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। दूसरा है बेटा, संघट्टों की संख्या बढ़ जाती है, संघट्टों की संख्या बढ़ जाती है। सी नंबर है बेटा, मुक्त पथ की लंबाई बढ़ जाती है। एंड डी ऑप्शन है बेटा, अभिक्रिया की ऊष्मा बढ़ जाती है, अभिक्रिया की ऊष्मा बढ़ जाती है। देखो बेटा अब इन्होंने ये कहा कि ताप में अगर हम थोड़ी सी वृद्धि करें तो अभिक्रिया का वेग जो है वो तेजी से बढ़ता है। ताप आप थोड़ा ही बढ़ा रहे हो लेकिन अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बहुत तेजी से बढ़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बेटा कि जो आपके सक्रिय अणु है ना, इनकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होने से क्या होता है? अभिक्रिया का वेग अचानक या तेजी से बढ़ जाता है। आगे चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आर्हेनियस समीकरण है, आर्हेनियस समीकरण है। पहला ऑप्शन लिखा है बेटा k बराबर माइनस का a इंटू ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, सॉरी माइनस का ई ए अपॉन आर टी। दूसरा लिखा है बेटा k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तीसरा ऑप्शन है बेटा k बराबर a इंटू ई की पावर प्लस का ई ए अपॉन आर टी। एंड डी नंबर लिखा बेटा k बराबर e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये क्वेश्चन तो बेटा सिंपल है, आप सबको ही पता होगा कि आर्हेनियस समीकरण क्या है बेटा? k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। चलो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक अभिक्रिया का वेग, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन लिखा है बेटा ताप, दूसरा लिखा है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, तीसरा ऑप्शन लिखा है बेटा अभिक्रिया की सीमा, एंड लास्ट ऑप्शन लिखा बेटा अभिक्रिया का समय, अभिक्रिया का समय। मतलब एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो वेग स्थिरांक सीधी सी बात है बेटा किस पर? ताप पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है बेटा? ताप पर। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पे भी नहीं करता, सीमा पे भी नहीं करता और नहीं करता। क्लियर हो गया? तो किस पर निर्भर करता है बेटा? ताप पर। आगे चलते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो 11 नंबर पे लिखा है वेग नियम से, वेग नियम से माइनस डी सी अपॉन डी टी किसे प्रदर्शित करेगा? किसे प्रदर्शित करेगा?
पहला ऑप्शन है बेटा अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। दूसरा ऑप्शन है बेटा समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी, अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी। तीसरा ऑप्शन है बेटा वेग स्थिरांक। एंड चौथा और लास्ट ऑप्शन है बेटा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा वेग नियम से dt, माइनस का मतलब क्या है कि अभिकारक की सांद्रता में तो कमी हो ही रही है। dc अपॉन dt क्या है, dc क्या है सांद्रता में परिवर्तन, dc अपॉन dt क्या है सांद्रता में परिवर्तन, अर्थात अभिकारक की सांद्रता में क्या है परिवर्तन, वो भी किसके साथ, समय के साथ। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो माइनस चिन्ह बता रहा है कि क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। ये हैंग करेगा फोन। इसी के साथ देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ई डी टी ए माइनस फोर, ई डी टी ए माइनस फोर की समन्वय संख्या है, की समन्वय संख्या है। अब देखो बेटा ई डी टी ए फोर, देखो इन्होंने क्या दिया है 3, दूसरा दिया है 6, तीसरा दिया है इन्होंने बेटा 4 और डी नंबर यानी कि फोर्थ ऑप्शन दिया है इन्होंने 5। जरा देखो बेटा हम इसकी बात करें तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट है, तो डाइएमीन में 2 नाइट्रोजन आएंगे जो क्या करेंगे उपसर्ग संयोजक बंध बना सकते हैं। टेट्रा का मतलब 4, एसीटेट, एसीटेट का मतलब है CH3COO- यानी कि N जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। इसका मतलब है इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी होगी या समन्वय संख्या कितनी होगी बेटा 6। देखो बेटा आगे बात करते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे लिखा है आपका कि NiCO का होल 4, NiCO का होल 4 में पाए जाने वाला संकरण है, में पाए जाने वाला संकरण है। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने बेटा Sp, दूसरा दिया है Sp2, तीसरा दिया है DsP2 एंड लास्ट ऑप्शन दिया बेटा Sp3। तो देखो बेटा अगर हम NiCO का होल 4 में अगर पाए जाने वाली संकरण की बात करें तो क्या होता है बेटा, इस यौगिक में जो आपका संकरण मिलता है वो क्या मिलता है Sp3। कैसे मिलता है बेटा, तो उसके देख लेते हैं। वैसे Ni की अगर हम बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, तो 28 को आप बेटा ऐसे तो लिखोगे Ar4s2,3d8। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो D है ना इनके पास 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 यानी कि 3 तो युग्मित है 2 अयुग्मित है, और इस प्रकार इसमें ये 3D है, ये 4s है और इधर बात करते हैं हम 4p की। क्लियर है ना। अब ये जो आपका CO कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या करेगा बेटा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा, मतलब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है डी ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया। अब क्या बचा बेटा आपके पास, CO अपना लोन पेयर एक इधर देगा एक इनमें एक इनमें, यानी कि इन 4 को CO क्या करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन देगा और क्या करेगा इनके साथ उपसर्ग संयोजक बंध बनाएगा। तो संकरण कौन सा हुआ, S का 1 और P के 3 ने पार्टिसिपेट किया, तो इसका मतलब है Sp3 और इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी चतुष्क फलकीय। चलो आगे चलते बेटा। 14 नंबर पर लिखा बेटा क्लोरोफिल में है, क्लोरोफिल में है। पहला ऑप्शन है बेटा आपका CO कोबाल्ट, दूसरा है बेटा Mg मैग्नीशियम, तीसरा है बेटा Fe आयरन एंड चौथा है बेटा Ni निकेल। तो आप सबको पता है बेटा क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर पे लिखा है बेटा कि डाई एथिलीन ट्राईएमीन है। देखो बेटा डाई एथिलीन ट्राईएमीन है। पहला ऑप्शन है बेटा इसका कीलेटिंग अभिकर्मक, कीलेटिंग अभिकर्मक। दूसरा बेटा ऑप्शन है बहुसंयोजी लीगेंड, बहुसंयोजी लीगेंड। तीसरा है बेटा त्रिसंयोजी लीगेंड, त्रिसंयोजी लीगेंड। एंड चौथा है बेटा ये सभी या उपरोक्त सभी। तो देखो बेटा जो आपका एथिलीन डाई एथिलीन ट्राईएमीन है, डाई एथिलीन ट्राईएमीन को बेटा हम इस प्रकार से दिखाते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH CH2 CH2 NH2 और इधर भी बेटा NH2 1 2 और 3 ये रहा। तो ये बेटा कीलेटिंग अभिकर्मक है बिल्कुल बेटा। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे इस प्रकार से, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मेटल है तो ये मेटल के साथ चक्रीय संरचना बना सकते हैं। बहुसंयोजी है बेटा, देखो 1 2 3, 2 के बाद जो आ जाते हैं वो बहु में ही आ जाते हैं। त्रिसंयोजी लीगेंड ये भी दिख रहा है त्रिसंयोजी है क्योंकि 3 है। और उपरोक्त सभी, इसका मतलब है यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों इसमें प्रेजेंट हैं। आगे देखो लास्ट बेटा बात करते हैं, ये आपका पहले क्वेश्चन का लास्ट बहुविकल्पी है और लास्ट है बेटा कि संकर आयन, संकर आयन वो है बेटा आपका NiCN का होल 4 ये X में X है, में X है में X का मान है, X का मान है। पहला ऑप्शन है बेटा 0, दूसरा ऑप्शन है प्लस का 2, तीसरा ऑप्शन है माइनस का 2 एंड चौथा ऑप्शन है प्लस का 4। अब देखो बेटा अगर हम देखें यहाँ पर कि भाई यहाँ पर x क्या कितना चार्ज आने वाला है, तो बेटा Cn की बात करें तो Cn पर कितना चार्ज होता है -1, 4 है ना, तो इसका मतलब इस पे कितना है -4 और इस पर Ni पर कितना है बेटा +2, तो नॉर्मली +2 ही होता है सामान्य चार्ज। तो 4 में से 2 जाएगा तो इसका मतलब है यहाँ पर कितना होगा -2, क्योंकि इस 4 में से जब 4 में से ये 2 जाएंगे तो -2 बचेगा वो यहाँ रहेगा। तो इसका मतलब है कि इस पर चार्ज कितना है बेटा माइनस का। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा इसी के साथ हम आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन है आपका बेटा रिक्त स्थान। तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो देखते हैं बेटा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। बेटा इसमें क्या होगा 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा, तो टोटल आपका जो सेकंड की है वो 5 नंबर की है। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट आपका जो है बेटा वो लिखा है शुद्ध जल की, शुद्ध जल मोलरता फिर है खाली स्थान होती है। तो बेटा इसका जो आंसर होगा ना वो लिख लेना आप 55.5 मोल प्रति लीटर, क्योंकि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.5 होती है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसमें देखा किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब खाली स्थान संबंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं, संबंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बेटा इसका आंसर हो जाएगा पाई बराबर CRT से। यहां पर क्या लिखोगे पाई बराबर CRT। अब देखो बेटा तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त तथा वह विलयन जिसमें रुधिर कोशिकाएं अपनी समान अवस्था में रहती हैं, अपनी समान अवस्था में रहती हैं डॉट 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 कहलाती हैं। तो रक्त तथा वह विलयन जिसमें रुधिर कोशिकाएं समान अवस्था में, रक्त भी
और आपकी क्या बेटा रुधिर कोशिकाएं ये समान अवस्था में रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, समपरासरी। क्या कहेंगे बेटा, समपरासरी। तो यहाँ रिक्त स्थान में आप समपरासरी भरोगे। 4th नंबर देखते हैं बेटा। 4th नंबर लिखा है डॉट 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 कोटि। पहले ही रिक्त स्थान है। कोटि की अभिक्रिया के लिए, कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक, वेग व वेग स्थिरांक की इकाइयां समान होती हैं, की इकाइयां समान होती हैं। इसके लिए हो जाएगा बेटा शून्य कोटि। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मान क्या होता है, समान। 5वां देखो बेटा, देखा आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण के बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी में राशि क्या है, माइनस का ई ए अपॉन आर टी को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो देखो बेटा जो आपका आर्हेनियस समीकरण है इसमें ई ए अपॉन आई टी, वैसे ई ए सक्रिय ऊर्जा, आर आपका क्या गैस नियतांक और टी क्या है परमताप, लेकिन इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं, तो इसको एक साथ बोलते हैं बेटा बोल्ट्जमान, बोल्ट्जमान नियतांक या गुणांक, जो भी लिखना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 6 नंबर, गन्ने की रस या गन्ने की शर्करा का प्रतिलोमन निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं, ये रहा बेटा, देखो निरूपित करते हैं हम C12H22O11 प्लस H2O इजिकल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया डॉट 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 है। हमने देखो बेटा लिखा है कि गन्ने की शर्करा का प्रतिलोमन निरूपित करते हैं, यानी गन्ने की शर्करा का, यानी कि ये हमने सुक्रोज का जल अपघटन किया बेटा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने, तो यह अभिक्रिया है। तो हम आपको बेटा बता दें कि इसका आंसर ये लिखा है आभासी एक आणुक अभिक्रिया, क्योंकि इसकी कोटि होती है 1, आणविकता होती है 2, तो आभासी एक आणुक अभिक्रिया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 7वां क्वेश्चन लिखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग डॉट 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 फुल स्टॉप। इसका आंसर क्या होगा, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है बेटा, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। शून्य कोटि का है ना तो करता है, प्रथम कोटि का नहीं करता। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है बेटा MnH2O का होल 6 + 2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डॉट 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 होती है। देखो बेटा H2O उदासीन लिगेंड है, इसका मतलब इस पे तो चार्ज है नहीं, ये तो +2 Mn का ही है। Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है 25, यानी कि 25 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा Ar 4s2 3d5। अब Mn पे +2 चार्ज है तो बाह्यतम कोश का, यानी कि ये वाली इलेक्ट्रॉन गई तो कौन सा बचा 3d,
और डी में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये पांचों के पांचों क्या होंगे बेटा, अयुग्मित होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 5। क्या हो जाएगा, 5 आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे चलते हैं बेटा 9वें नंबर पे। 9वां नंबर है बेटा आपका NiCO का होल 4 की डॉट डॉट ज्यामितीय संरचना है। का आंसर देखो बेटा NiCO का होल 4, इसका अगर हम बात करें ना तो इसकी बेटा संकरण की बात करें तो ये होता है sp3। तो sp3 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्क फलकीय। इसके बाद आपका बेटा 10 नंबर क्वेश्चन है कि NiCN का होल 4 -2 आयन में डॉट 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 संकरण है। तो देखो बेटा यहां पर संकरण क्या होगा, वही सेम बेटा जैसे CO था, तो CO जाना बेटा इसने क्या किया था, युग्मन कर दिया था। या ये क्या करेगा बेटा, ये आपका क्या करेगा, ये भी आपका युग्मन करेगा। लेकिन होता क्या बेटा, यहाँ पर हम संकरण की बात करें थोड़ा, चलो हम आपको सॉल्व करके निकाल के दिखा देते हैं। वैसे यहाँ पर जो संक्रमण आएगा वो DsP2 आएगा। क्या आने वाला है बेटा, DsP2। इस प्रकार से Ni के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे 8, कुछ इस प्रकार से ये हो गए। ये वाला युग्मित हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर +2 चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है। तो बाह्यतम कोश से देखो ऐसे 4s2 और 3d8, तो इसके बाह्यतम कोश से ये इलेक्ट्रॉन तो गए। इसका मतलब है डी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पी खाली है, एस खाली है, और एस के अलावा इधर दिखा देते हैं पी भी खाली है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो युग्मित हो जाएगा। तो एक CN इधर, एक CN इधर और 2 CN इधर। तो 1 2 3 4 ये हो गए ना। तो एक D, एक P और 2 एक S और 2 P। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर DsP2। तो यहाँ पर संकरण क्या होगा बेटा, DsP2 होगा। तो ये रहा बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपके आगे लेकर चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो बेटा इसी के साथ हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है बेटा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है ना। जो अति लघु उत्तर यानी कि एक एक लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो बेटा इसमें क्या होंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो टोटल 8 नंबर का आएगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन ये है बेटा कि विलयन की मोललता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो बेटा विलयन की मोललता आप सबने पढ़ी होगी कि किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम में, मान लो कोई 1 किलोग्राम विलायक लिया या 1000 ग्राम विलायक लिया, तो उसमें उपस्थित जो आपका विलय होता है उसके मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। लेकिन इन्होंने सूत्र पूछा है, तो सूत्र क्या होता है बेटा मोललता का, मोललता बराबर विलय के संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में बेटा, केजी में। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है बेटा क्या हम स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि से पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण है उसको हम प्रभाजी आसवन से अलग कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभाजी आसवन विधि में हम क्या करते हैं, ऐसा मिश्रण लेते हैं जिनमें घटकों का क्वथनांक अलग अलग हो। क्लियर है ना। लेकिन स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है बेटा, घटक का जो क्वथनांक है ना वो 1 हो जाता है। समझ गए ना, में कोई अंतर नहीं होता है। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे, क्योंकि हम बेटा आंसर लिख के इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप बोर्ड में इसी टाइप का लिख कर आओ और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो देखो लिखा बेटा नहीं। क्वेश्चन क्या था, क्या आप स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि से पृथक कर सकते हो। तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं कर सकते हो, तो उसका कारण ये लिखा है क्योंकि स्थिर क्वाथी मिश्रण एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण वो एक साथ ही एक निश्चित ताप पर उबलेंगे एवं संगठन का अनुपात है। संगठन का मतलब जैसे स्थिर क्वाथी मिश्रण में 2 पदार्थ लिए, 3 पदार्थ लिए, तो 3-4 अवयव का एक संगठन होगा ना। तो बेटा संगठन का जो अनुपात है ना वो किसकी क्रिया में बेटा, वो वाष्पन की क्रिया में क्या रहता है, स्थिर रहता है। मतलब कहने का ये है कि उसके पूरे विलयन का जो क्वथनांक है वो स्थिर रहता है, अलग अलग नहीं होता। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम स्थिर क्वाथी मिश्रण को पृथक नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट देखा कि अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा होता क्या कि जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा
तो क्या हो जाएगा बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आपकी क्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या जो है ना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टकराएंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में टकराएंगे उतनी ही अभिक्रिया तेजी से होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि बेटा अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा बेटा, अभिक्रिया 3A और उससे बन रहा है उत्पाद के लिए वेग व्यंजक क्या होगा। 3A और उत्पाद के लिए वेग व्यंजक क्या होगा, तो हमने सीधा सीधा लिखा बेटा वेग के बराबर वेग स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा, 3 लिखा है ना बेटा। अब ये क्या है, A अभिकारक अणु, इसलिए हमने लगाया -1/3 d एक्टिव मास A अपॉन dt, क्योंकि आपका अभिकारक एक ही सांद्रता का परिवर्तन ही तो होगा क्या, वेग व्यंजक। क्लियर, आगे चलते हैं बेटा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की दर नियम तथा दर स्थिरांक से आप क्या समझते हो। अभिक्रिया का जो वेग नियम है या दर नियम है और वेग स्थिरांक है या दर स्थिरांक है, उससे कैसे हम डिफाइन करें, तो उसको आप ऐसे लिखोगे। पहले हम लिख रहे हैं बेटा दर नियम को, तो लिखा कि स्थिर ताप पर अभिकारक की सांद्रता एकांक होने पर, स्थिर ताप पर और अभिकारक की सांद्रता क्या हो, एक हो, तो उसे हम कहते हैं दर नियम। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, दर नियम। कैसे, तो देखो हमने कैसे लिखा, हमने लिखा कि स्थिर ताप पर अभिकारक की सांद्रता होने पर अभिक्रिया का जो वेग हो, अभिकारक की सांद्रता एकांक होने पर अभिक्रिया का वेग कब, स्थिर ताप पर जो होता है उसे तो हम दर नियम कहते हैं। और दर नियम आगे क्या बेटा, दर स्थिरांक, तो लिखा है यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो दर नियम को, अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो हम दर नियम को ही हम क्या कहते हैं बेटा, दर स्थिरांक कहते हैं। जल्दी से बेटा आप इन क्वेश्चंस को लिखो, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि संकुल यौगिक K3FeC2O4 का होल थ्राइस में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या व समन्वय संख्या बताइए। अब देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें संकुल यौगिक में, तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी बताया गया होगा। जैसे हम इसकी बात करें बेटा ऑक्जिलेट आयन की, तो इस पे कितना होता है, -2 चार्ज, -2 के 3 अणु है, तो इसका मतलब कितना हो गया, -6, -6 में से आप ये वाले 3 कम कर दो तो इसका मतलब कितना बचा, +3, तो इसका मतलब है कि वही Fe की क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु Fe तो है, तो देखो वही हमने लिखा बेटा केंद्रीय धातु परमाणु Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3। और बेटा समन्वय संख्या, अब है कितने, देखो बेटा ऑक्जिलेट आयन द्विदंतुक लिगेंड है ना, और 3 अणु हैं, तो इसका मतलब कितने हो गए, 2 दंतुक था और 3 अणु है, तो इसका मतलब हो गए 6। 2 दंतुक मतलब 2 तो दाता इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 अणु ऐसे हैं तो कितने हो गए, 6 दाता परमाणु, 6 दाता परमाणु हो गए, तो इसका मतलब है कि 6 आपके उपसहसंयोजक बंध बन सकते हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 6। क्लियर, आगे देखो लिखा बेटा जल की कठोरता के निर्धारण के लिए आवश्यक लिगेंड का नाम लिखिए। तो जल की कठोरता के लिए जो आवश्यक लिगेंड है वो है बेटा EDTA-4। EDTA का फुल फॉर्म क्या बेटा, तो आपका हम यहां नाम लिखे देते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ये है आपका, या यहां पर लिखते हैं संकुल आयन, क्या लिखते हैं हम, संकुल आयन। ये है बेटा आपका किसके, जल की कठोरता के निर्धारण के लिए संकुल आयन। ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, तीसरे क्वेश्चन में लास्ट देखा कि CuNH3 का होल 4 +2 संकुल आयन की अपेक्षा CuCN का होल 4 -2 संकुल आयन जो है ना वो अधिक स्थायी है। क्यों, क्योंकि होता क्या बेटा कि जो आपका CN है वो क्या है, NH3 की तुलना में प्रबल लिगेंड है, तो वही हमने लिखा बेटा कि NH3 की अपेक्षा CN प्रबल लिगेंड है, यानी कि ये जो CN लिगेंड है ना वो किसकी अपेक्षा, NH3 की अपेक्षा क्या है बेटा, प्रबल लिगेंड। जब वो प्रबल लिगेंड है तो संकुल भी कैसा होगा, प्रबल ही होगा, तो वही हमने लिखा है कि NH3 की अपेक्षा CN प्रबल लिगेंड है, अतः CuCN का होल 4 -2 आयन CuNH3 का होल 4 +2 आयन +2 संकुल आयन से अधिक स्थायी होगा। क्लियर है ना। अब बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना होता है वो आप समझ सकते हो। क्लियर है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा इसके बाद आगे बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी है आपका लघु उत्तरी प्रश्न। अब बेटा जो आपके लघु उत्तरी प्रश्न है तो ऐसे आपके 12 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन बेटा आपका 1.5 नंबर का होगा, तो टोटल आपका 18 अंक का आएगा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में बेटा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि NH3 व HCl गैसों पर हेनरी का नियम क्यों नहीं मान्य होता, समझाइए। भाई जो आपकी
अमोनिया और HCl है ना, इन गैसों पर हेनरी का नियम अमान्य नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसको समझाना है। तो देखो बेटा, अब इसको समझो। तो लिखा है बेटा कि हेनरी के नियम की एक सीमा है। हेनरी के नियम की सीमा क्या, पहले तो वो समझ लो बेटा कि बेटा जो आपका कोई भी गैस है तो वो गैसीय अवस्था में जिस प्रकार है वो गैसीय अवस्था में, सेम वही अवस्था उसकी द्रव में भी होनी चाहिए। अगर वही अवस्था उसकी द्रव में है तो क्या होता है, उस पर हेनरी का नियम लागू होता है। अगर कोई गैसीय अवस्था में मान लो यौगिक है, और अगर उसको हम द्रव में डालें या पानी में घोलें तो उसकी वही अवस्था होनी चाहिए जो गैसीय अवस्था में थी। यानी कि द्रव और गैसीय दोनों अवस्थाओं में वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपकी कोई गैस या यौगिक है तो उन पर हेनरी का नियम क्या होता है, लागू होता है। क्लियर। अब इसको पढ़ते हैं। तो लिखा क्या बेटा, हेनरी के नियम की एक सीमा है कि गैस की आणविक अवस्था, गैस की जो आणविक अवस्था थी वो द्रव व गैसीय दोनों अवस्था में सेम हो। भाई गैस की जो आणविक अवस्था थी, जैसे NH3 में 1 N और 3 H थे, ठीक है ना। अब NH3 द्रव अवस्था में भी होनी चाहिए N1 और 3 H, और गैसीय अवस्था में भी 1 N और 3 H ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो द्रव और गैसीय दोनों अवस्था में समान होनी चाहिए। परंतु NH3 का क्या होता है बेटा, अगर NH3 H2O में घुलता है, अमोनिया को अगर हम जल में घोलते हैं तो बेटा ये घुल करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। वह HCl की बात करें, H का क्या होता है, जल में घुल करके ये अपने आयनों में H+ व Cl- आयनों में टूट जाता है। तो इसलिए क्या होता है बेटा, NH3 व HCl पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, जो आपका NH3 है वो द्रव अवस्था में तो NH4OH में कन्वर्ट हो जाता है, में नहीं रहता। और जो HCl है वो H+ Cl- में टूट जाता है, वो क्या होता है बेटा, HCl के रूप में नहीं रहता। इसलिए इन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। आगे बात करते हैं बेटा, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में, जो समुद्री जल है ना इसको पीने योग्य बनाने में प्रयोग समझाइए। तो समुद्री जल से हमें करना है क्या बेटा, उसको पीने योग्य बनाना है। तो समुद्री जल से पीने योग्य बनाना है तो हम उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए बेटा हम बात करते हैं प्रतिलोम परासरण विधि की, या इसी को हम व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। तो आओ देखते हैं, समझते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए व्युत्क्रम परासरण विधि का यूज करते हैं। इन्होंने कहा है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में प्रयुक्त विधि को समझाइए। तो पहले तो हम प्रयुक्त विधि बताएं। तो प्रयुक्त विधि है बेटा आपका व्युत्क्रम परासरण विधि। अब व्युत्क्रम परासरण विधि को समझाते हैं, तो वो यहां से समझाते हैं कि यदि विलयन पर, मतलब कोई आपने विलयन लिया है ना, यदि उस विलयन पर हम क्या करते हैं, उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं। परासरण दाब से क्या करते हैं, अधिक दाब लगाते हैं, तो बेटा SPM के माध्यम से, SPM का मतलब होता है बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली, समझ गए ना। तो अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से क्या होता है कि विलयन से जो विलायक का बहाव होता है, मान लो कोई आपने विलयन लिया, जैसे समुद्र का जल लिया, तो क्या बेटा NaCl है, तो इसका मतलब वो NaCl का विलयन हो गया। तो NaCl के जो विलयन से क्या हो जाएगा बेटा, जो विलायक का बहाव है अर्थात पानी का जो बहाव है वो क्या हो जाएगा बेटा, शुद्ध विलायक की ओर जाने लगेगा। मतलब जैसे हमें आपको समझाने की कोशिश करें, जैसे ये है बेटा, ये हमने आपकी SPM लगा दी, यहां है समुद्री जल और यहां है आपका शुद्ध जल, यानी कि शुद्ध जल। तो समुद्री जल में क्या बेटा, आपका समुद्री जल में NaCl भी है प्लस वाटर भी है। तो बेटा होगा क्या, जब हम इस पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाएंगे ना, तो ये झिल्ली के द्वारा यहां से क्या हो जाएगा बेटा, H2O जो है ना शुद्ध विलायक की ओर, यानी कि विलयन में से जो विलायक है ना वो शुद्ध विलायक की ओर गति करेगा। तो इस साइड क्या हो जाएगा बेटा, शुद्ध पानी जो है ना आपका एकत्रित हो जाएगा, वही पानी पीने योग्य होगा। क्लियर है कि नहीं। आगे देखो बेटा, अभी एनोक्सिया क्या है समझाइए। एनोक्सिया क्या है बेटा, एनोक्सिया क्या है, आपकी एक बीमारी है जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग, यानी कि जो ऊंचाई पर रहते हैं उनकी बात करें, या पर्वतारोही जब ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है बेटा, ऊंचाई पर क्या होता है, दाब कम होता है। जब बेटा दाब कम होता है, जब क्या होगा, दाब कम होगा तो किसी भी गैस की विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर है ना। तो गैस की विलेयता ज्यादा होती है, तो आप विलेयता कम हो जाती है। तो अब होगा क्या बेटा कि जैसे जैसे मान लो पर्वतारोही ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं या ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग हैं, तो क्या होता है, अब वहां पर प्रेशर कम है, दाब कम है, तो दाब कम होने से क्या होता है कि उनके ब्लड में जो घुली हुई ऑक्सीजन है ना, इसकी सांद्रता भी कम हो जाती है। जब अपने ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो बेटा हम क्या हो जाते हैं, मानसिक रूप से अस्पष्टता के ग्रसित हो जाते हैं। मानसिक रूप से अस्पष्टता से ग्रसित होने का मतलब ये है कि बेटा हमारे सोचने और समझने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जो नॉर्मल नीचे लोग रहते हैं ना उनकी तुलना की बात कर रहे हैं, इस रोग को हम एनोक्सिया कहते हैं। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, पर्वतारोही,
या हम ये कह दें कि अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोग के रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे क्या होता है बेटा, जिससे वह व्यक्ति मानसिक अस्पष्टता से ग्रसित हो जाता है एवं उसके सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बस इसी रोग को या इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, एनॉक्सिया कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा राउल्ट। एनसीईआरटी की बुक में राउले लिखा होता है, तो राउल्ट के नियम की सीमाएं बताइए। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, तो हम आपको बेटा देखो बता दें कि राउल्ट का नियम जो है ना वो तनु विलयनों पर लागू नहीं होता, या हम ये कह दें कि वो विद्युत अपघट्ट के विलयनों पर लागू होता है, या ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जिनमें पदार्थों का संगुणन या वियोजन होता है, अर्थात जिनमें पदार्थ जुड़ जाएं या टूट जाएं। तो देखो वही हमने लिख भी रखे, देखा है कि यह विलयन केवल तनु विलयन पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम है वो किस पर लागू होता है, केवल तनु विलयन पर। दूसरा यह है अपघट्ट के विलयनों पर लागू नहीं होता, और तीसरा और लास्ट लिखा है कि उन विलयनों पर लागू नहीं होगा बेटा जिनमें पदार्थों का संगुणन या वियोजन हुआ हो। जिन विलयनों में पदार्थ जुड़ रहे हो या टूट रहे हो, ऐसे विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो ये है आपका बेटा क्या, कुछ लिमिटेशंस थी राउल्ट के नियम की। क्लियर हुआ। आप बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को परिभाषित कीजिए तथा इनमें दो अंतर लिखिए। अब अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को एक तो परिभाषित करना और साथ ही साथ इनमें बेटे दो क्या करना है, आपको अंतर लिखने हैं। तो बेटा अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं और आणविकता किसे कहते हैं, तो पहले हम आणविकता की बात कर लेते हैं। तो होता क्या बेटा कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या होती है उसे तो हम कहते हैं आणविकता। और कोटि क्या होता है बेटा, कोटि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक अणु है ना, तो कोटि क्या होगी, हम केवल उन अणुओं की बात करेंगे जो अभिक्रिया वेग को निर्धारित करेंगे। तो देखते हैं बेटा आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, उसकी बात करते हैं। तो क्या होगा बेटा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारी अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, हम आणविकता कहते हैं। कुल अभिकारक अणु, जैसे हम एक रिएक्शन से आपको समझाने की कोशिश करें, जैसे A प्लस बी से आप प्रोडक्ट P बना रहे हो और हम कहेंगे इसमें बताओ आणविकता कितनी है, तो कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक A और एक B है, इसका मतलब इसकी आणविकता कितनी है, 2। कुल अणु देखने हैं हमें, ठीक है ना, अभिकारक अणु देखने हैं। लेकिन अब बेटा कोटि की बात करें तो क्या हो जाएगा, कोटि की अगर हम बात करें तो बेटा अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारी अणुओं की संख्या, किन अभिकारी अणुओं की संख्या बेटा, जो अभिक्रिया वेग को निर्धारित करते हैं उसे हम कोटि कहते हैं। क्या कहा हमने, फिर से देख लो, अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारी अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कोटि कहते हैं। अब अंतर की बात करें तो बेटा जो आणविकता है वो शून्य नहीं होती, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें अभिकारक अणु भाग ना ले और वो अभिक्रिया हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि आणविकता शून्य नहीं होती लेकिन कोटि शून्य होती है। दूसरा कि आणविकता अभिक्रिया को देखकर ज्ञात कर सकते हैं, हम अभिक्रिया को देख के बता देंगे कि इसकी आणविकता इतनी है, लेकिन कोटि बेटा हमेशा प्रयोगों द्वारा ही ज्ञात की जाती है। क्लियर, तो ये दो अंतर हो गए। आगे लिखा बेटा कि छदम एकाणुक या छदम को आभासी एकाणुक भी पूछ सकते हैं, समझ गए ना बेटा, छदम अभिक्रिया हो या आभासी अभिक्रिया हो एक ही बात है। तो छदम एकाणुक अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो छदम एकाणुक अभिक्रिया क्या होती बेटा, एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक हो लेकिन आणविकता एक से क्या हो, अधिक हो, उसे हम कहते हैं छदम या आभासी एकाणुक अभिक्रिया। तो वही हमने लिखा बेटा कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक व आणविकता एक से क्या हो, अधिक हो, छदम एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेटा हमने आपका एथिल एसीटेट लिया CH3COO2H5, क्योंकि उन्होंने कहा ना उदाहरण सहित, तो हमने क्या किया, इसका जल अपघटन किया। तो जल बेटा हमने ज्यादा मात्रा में लिया, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया, तो बेटा क्या हो जाएगा CH3COO और यहाँ से H, तो ये एस्टिक अम्ल बन गया, यहाँ OH बचा वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये C2H5OH बन जाएगा। तो ये थी आपकी छदम एकाणुक अभिक्रिया की एग्जाम्पल या उदाहरण। इसमें देखो बेटा एक और एक दो दिख रहे हैं ना, इसका मतलब आणविकता तो कितनी हो गई, 2। लेकिन अगर हम कोटि की बात करें बेटा तो अभिक्रिया का वेग जो है ना वो केवल एथिल एसीटेट अणु पर ही निर्भर करता है, इसलिए कोटि तो इसकी 1 है और आणविकता कितनी है, 2। क्लियर है ना। आगे देखो बेटा रासायनिक अभिक्रिया की दर व ऊर्जा संबंध का आरेख बनाइए। रासायनिक अभिक्रिया की दर और ऊर्जा में जो संबंध दिखाए ऐसा आरेख बनाना है। तो बेटा वो आरेख ये रहा, ये है आपकी बेटा देखो सक्रियण ऊर्जा कहा ना, तो वो सक्रियण ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम, सक्रियण ऊर्जा ये अभिक्रिया की गति। तो इसके बीच हम ग्राफ खींचते हैं ना बेटा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, यानी कि अभिकारक के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम, उत्पाद के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान क्या आता है, ज्यादा आता है। ठीक है ना। देखते हैं बेटा
अब ये आपका जो पॉइंट है ना, ये सक्रिय ऊर्जा है। ये ग्राफ जो है ना बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए है। अगर ऊष्माशोषी की हम बात करें ना तो यही ग्राफ थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाएगा। अब यही ग्राफ थोड़ा सा अभिकारक नीचे से उठेगा और उत्पाद ऊपर बन जाएगा। बस ये है उत्पाद और ये है बेटा आपका क्या, अभिकारक, और ये है आपका सक्रिय ऊर्जा वाला पॉइंट। इसका मतलब ये है अब E1 और ये है बेटा आपका E2। ये है किसके लिए, ऊष्मा शोषी के लिए। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ग्राफ बनता है आपका। क्लियर है ना, किस किस के बीच, सक्रिय ऊर्जा और अभिक्रिया की गति के बीच। तो ये है बेटा, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। इसके आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखिए। देखो बेटा, इन्होंने क्वेश्चन में जो पूछा है सिर्फ उतना ही जवाब देना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। इन्होंने ये कहा है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले 4 कारक के नाम लिखने हैं। कारक को समझाना नहीं है, सिर्फ कारक के नाम लिखने हैं। तो आपने लिखा बेटा, पहला अभिकारक की सांद्रता, दूसरा प्रकृति, तापक्रम, और चौथा क्या है, उत्प्रेरक। अगर बेटा मान लो अगर वो ये कहते कि समझाओ, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता है ना, एक एक लाइन। जैसे मान लो कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर क्या होगा बेटा, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब प्रकृति अभिक्रिया की कैसे, अगर मान लो अगर आपका जो पदार्थ है वो क्या है, द्रव में घुलनशील है, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अघुलनशील है तो नहीं बढ़ेगा। आगे तापक्रम, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, अगर आप ताप बढ़ाते हो तो भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। और उत्प्रेरक, अब उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं बेटा। अगर आप धनात्मक उत्प्रेरक का यूज करोगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और ऋणात्मक उत्प्रेरक का यूज करोगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कम होगा। क्लियर है कि नहीं। तो आपको लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा लिखना उतना ही है। अगर ये क्वेश्चन ये कहते हैं कि 4 कारकों को समझाइए, तो फिर बेटा आपको एक एक लाइन लिखनी होती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, CrNH3 का होल 6+3 एक संकुल आयन है की संरचना को संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए। तो देखो बेटा, NH3 उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड, इस पे तो चार्ज है नहीं, तो ये +3 चार्ज किसका है, इस Cr का, क्रोमियम का। तो क्रोमियम का +3 है, तो हमने वही देखो लिखा कि NH3 का होल 6+3 संकुल आयन में Cr की जो ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी है, +3 है। +3 है तो इसका मतलब है Cr इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा बेटा, Ar4s03d3। वैसे होता क्या है, क्रोमियम का अगर हम लिखते हैं, मान लो +3 का नहीं लिखते तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं इसको 4s1 और 3d5, क्योंकि 24 होता है। अभी अपवाद है तो s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो गया यहाँ से और 2 यहाँ से चले गए, तो 5 की जगह कितने बचे, 3। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से 1 2 3। क्लियर हो गया। अब ये जो आपके 6 लिगेंड है वो क्या हो जाएगा बेटा, डी के 2 ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर 2 अमोनिया दे देंगे, एक एस में। तो इसका मतलब है 1 और 2, 2 तो डी, 1 एस और 3 पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कौन कौन सी कक्षक पार्टिसिपेट कर रही है, डी की 2, एस की 1, पी की 3, तो यानी कि D2sp3। तो संकरण कौन सा हो गया बेटा, तो देखो हमने यहीं पे लिखा संकरण D2sp3। ज्यामिति क्या हो जाएगी इस आयन की, अष्टफल की। प्रकृति कैसी होगी, अनचुंबकीय, क्योंकि यहाँ पर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा हमने समन्वय संख्या भी बता दी, कितने सहसंयोजक बंध बनाएगा अमोनिया Cr के साथ, 6 बनाएगा। क्लियर है, तो समन्वय संख्या होगी 6। तो ये इसके अष्टफल की ज्यामिति। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, नहीं समझ में, थोड़ा सा अच्छे से बना देते। इधर देखो बेटा, हमने ये लिया आपका Cr, समझना, साथ ही साथ Cr लिया, और ये हमने देखो बेटा NH3 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 और ये बेटा NH3, ये देखो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। अब ऊपर NH3 बेटा और एक NH3 कहाँ, नीचे। आप बस ये कॉर्नर से मिला दो, ये हो गई अष्टफल की। क्लियर हो गया, ये अष्टफल की स्ट्रक्चर है, हो गया। अब आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा कि निम्नलिखित स्थितियों को चित्र बनाकर समझाइए। कौन कौन सी, तो इन्होंने दिया है आगे क्वेश्चन में कि अष्टफल की संकुल बनाते समय, जब आप अष्टफल की संकुल बनाओगे उस समय की बात कर रहे हैं। बनाते समय फर्स्ट धातु आयन व लीगैंड की स्थिति, धातु आयन व लीगैंड की स्थिति। दूसरा डी कक्षकों का विपाटन। चलो तो बेटा सबसे पहले तो फर्स्ट धातु आयन हमने ये लिखा M+N। अब यहाँ पर n का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब अष्टफल की संकुल है तो हमने अष्टफलक में व्यवस्थित कर दिए, लीगैंड देखो इसके अष्टफलक पर व्यवस्थित हो गए। क्लियर, तो ये अष्टफलक के कॉर्नर पर लीगैंड आ गए और केंद्र में आ गया आपका क्या, धातु आयन। दूसरा क्या है, डी कक्षकों का बेटा विपाटन। तो ये है आपका बेटा डी कक्षक का विपाटन। डी कक्षक का विपाटन क्या है बेटा, तो हमने डी कक्षक लिए आपके, ये 5 होते हैं डी कक्षक, ठीक है ना। लीगैंड की उपस्थिति में क्या हो जाएगी बेटा, इनकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो ऊर्जा आ गई, यानी कि अब ये निम्न ऊर्जा स्तर से, क्योंकि ये क्या है आपका बेटा, ये ऊर्जा का क्रम है, समझ गए ना, तो ये ऊर्जा बढ़ गई।
अब लिगेंड की उपस्थिति में क्या हो जाएगा बेटा, इनमें प्रतिकर्षण लगेगा तो ये टूट जाएंगे। किन कक्षकों में, Eg और T2G कक्षक में। तो Eg का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए Eg का क्या हो जाएगा बेटा, ऊर्जा ज्यादा होगी, और T2G का प्रतिकर्षण कम होता है तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो tan dq का या डेल नॉट का होता है। तो ये था आपका डी कक्षकों का विपाटन। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे लिखना था, क्लियर है ना बेटा। फिर अभी और क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा पश्च आबंधन को समझाइए। क्या है बेटा, पश्च आबंधन को समझाइए। अब देखो बेटा, मैं संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा पश्च आबंधन को समझाना है। तो होता क्या बेटा कि जब भी आपका कोई धातु और लिगेंड आपस में उपसय संयोजक बंध बनाते हैं तो बेटा होता क्या, उपसय संयोजक बंध क्या करते हैं, ये पश्च आबंधन भी करते हैं। अब पश्च आबंधन में होता क्या बेटा कि जो आपका धातु है इसके जो भरे कक्षक है ना बेटा, वो क्या करेंगे, लिगेंड के रिक्त कक्षक को इलेक्ट्रॉन दान करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। पश्च आबंधन कैसे हुआ, देखो नॉर्मल बंध तो सही है, पश्च आबंधन कैसे हुआ, पश्च का मतलब क्या हुआ, देखते आपने देखा क्या बेटा, संकुल यौगिकों में लिगेंड हमेशा लोन पेयर डोनेट करता है, किसको, धातुओं के रिक्त कक्षकों को। लेकिन आप जो धातुओं के भरे हुए कक्षक हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देते हैं बेटा, जो आपका लिगेंड है ना उनके रिक्त कक्षकों को। तो जब आपका मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगता है तो उसको ही हम बोलते हैं बेटा पश्च आबंधन। कैसे होता है अब उसको देखते हैं। तो लिखा बेटा, धातु कार्बोनिल यौगिकों में सामान्य उपसय संयोजी बंध के साथ, जो धातु कार्बोनिल यौगिक हैं मतलब जिनमें CO ग्रुप जुड़ा होता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो यौगिकों में क्या होता है, सामान्य उपसय संयोजी बंध के साथ साथ पश्च आबंधन भी होता है। अब इसमें होता क्या है, तो आप वो देखो लिखा बेटा कि इसमें धातु के भरे कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों को इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करके पाई बंध बनाते हैं। पाई बंध बन जाता है जिससे क्या हो जाता है, संकुल का स्थायित्व और बढ़ जाता है। जैसे ये है मेटल बेटा, तो ये मेटल के हमने क्या किया, ये तो भरे हुए कक्षक दिख रहे हैं, ये जो हमने आपका डार्क ऐसी लाइनें कर रखी है ये भरे हुए कक्षक है, ठीक है ना। ये कार्बोनिल समूह लिया हमने C डबल बॉन्ड O। अब कार्बोनिल समूह की ये तो हमने रिक्त कक्षक दिखाई और ये एक भरी हुई कक्षक दिखा दी ये वाली, तो ये भरी हुई कक्षक ये रिक्त कक्षक, ये तो आप मतलब आपका लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लियर है ना, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तब तक तो ठीक था क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, लिगेंड का काम ही है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। लेकिन बेटा क्या है कि ये जो भरे हुए कक्षक है ना ये इनके इलेक्ट्रॉन दे देता है इन खाली कक्षकों को, तो यहाँ पर ये क्या बना लेते हैं बेटा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बना लेते हैं। पाई बॉन्ड बनता है, इसी को हम पश्च आबंधन कहते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। कौन कौन से हैं वो संकुल, पहला है K3AgC2O4 का होल ट्वाइस, दूसरा है FeH2O का होल 4 C2O4 और पूरे का होल ट्वाइस SO4। तो देखते हैं बेटा, अगर हम इसकी बात करें, देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है, धनायन से नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा इसका नाम पोटेशियम, और पोटेशियम में जो आपके संगत अंक होते हैं उनके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा आदि का यूज नहीं करते, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे पोटेशियम। अब देखो बेटा लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड क्या है आपका C2O4 ऑक्जिलेट आयन है, वो भी कितने हैं, 2, तो हमने डाई ऑक्जिलेटो। फिर ये Ag क्या है, अर्जेंटेट, क्योंकि ऋणात्मक लिगेंड जुड़ा है तो अर्जेंटेट ATE लगाएंगे, तो अर्जेंटेट की अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। तो बेटा देखो यहाँ पर C2O4 पे चार्ज होता है -2 को 2 से गुणा करेंगे तो -4 और यहाँ पर कितना है +3, चार्ज को बैलेंस करना है ना, बराबर करना है, तो यहाँ पर Ag पर कितना होगा +1, क्योंकि +3 +1 +4 -4 हो गया बैलेंस, इसका मतलब Ag पर कितना है +1 चार्ज है, तो वही हमने यहाँ पर दिखाया बेटा अर्जेंटेट फर्स्ट। अब इसकी बात करते हैं FeH2O का होल 4 C2O4 पूरे का होल ट्वाइस SO4, तो FeH2O का होल 4 एक्वा आएगा ना, तो हमने 4 के लिए पहले लगाया टेट्रा एक्वा ऑक्जिलेटो, हो गया टेट्रा ऑक्जिलेटो। अब क्या हो जाएगा बेटा, देखो ऑक्जिलेट -2 का 2 में गुणा करेंगे तो -4 में ये और 2 जोड़ दें, SO4 पे -2 होता है -6 में कितने यहाँ पे बेटा 2 को डिवाइड कर देंगे हम 6 में, तो जब 2 से हम डिवाइड करेंगे ना 6 को तो कितना आएगा 3, तो इसका मतलब Fe पर कितना आवेश हो जाएगा, या Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 3, तो वही हमने देखो लिखा है आपका ऑक्जिलेटो। Fe के लिए क्या हो जाएगा फेरेट थर्ड, और SO4 ऋण आयन है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है सल्फेट। तो ये थे इसके IUPAC नाम, और इसी के साथ साथ आपके बेटा जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो 12 क्वेश्चन थे वो हो गए खत्म। अब हम लेकर चलेंगे आपको सेक्शन सी में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सेक्शन सी पे चलते हैं। अब देखो बेटा हम सेक्शन सी की बात करते हैं, तो सेक्शन सी जो है ना बेटा उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, और एक प्रश्न जो है ना बेटा आपका 3 नंबर का होगा और 3 क्वेश्चन है,
तो टोटल कितने हो गए 9 नंबर के। अच्छा देखो एक बात बता दें बेटा हम आपको कि केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन बेटा 3 या 4 नंबर का नहीं होता। एक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का नहीं होगा। अगर 3 और 4 नंबर का होगा भी ना तो बेटा उसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चन ऐड किए होंगे, जैसे हमने आपको दिखाया। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि आदर्श व अनादर्श विलयन की परिभाषा लिखो एवं इनके एक एक उदाहरण लिखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आदर्श व अनादर्श विलयन में कोई दो अंतर लिखो। और तीसरा क्वेश्चन कर दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के M/25 विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 3 का है और 3 में 3 क्वेश्चन कर दिए। 3 की जगह ये 2 भी कर सकते हैं, 1.5 नंबर का। मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा आपका 1.5 नंबर का ही होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि इस वाले में दीर्घ उत्तरी में एक क्वेश्चन में 2 दे दें ए और बी करके, या 3 दे दें ए और बी और सी करके, या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, समझ गए ना। और जैसे बेटा आपका जो 4 नंबर का होगा ना निबंधात्मक प्रश्न, उसमें भी क्या होगा, या तो 3 क्वेश्चन देंगे या 4 क्वेश्चन देंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा आपका 1.5 नंबर का ही बनेगा, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे चलते पहले क्वेश्चन क्यों लिखा कि आदर्श व अनादर्श विलयन की परिभाषा लिखो, तो पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो होता क्या बेटा, वह विलयन जो ताप और सांद्रता की सभी में राउल्ट के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन, और जो ना करे वो क्या है, अनादर्श विलयन। तो वही हमने भी लिखा है बेटा, वह विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करे आदर्श विलयन, एवं ना करे उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल, तो बेटा एग्जाम्पल हमने आदर्श विलयन का लिखा टालविन और बेंजीन, और अनादर्श विलयन का लिखा हमने एसीटोन और ब्रोमोफॉर, ठीक है ना। सेकंड है बेटा आपका आदर्श व अनादर्श विलयन में कोई अंतर लिखो। तो आदर्श और अनादर्श विलयन में कोई दो अंतर, एक तो यही है बेटा कि इनकी जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो शून्य होती है आदर्श विलयन की, या हम ये कहते हैं कि आयतन परिवर्तन का मान 0 होता है, लेकिन अगर अनादर्श विलयन की बात करें ये 0 नहीं होता, एंथैल्पी परिवर्तन भी और आयतन परिवर्तन भी। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के M/25 विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए, जबकि गैस नियतांक का मान इन्होंने दे रखा है कितना, 0.0821 एटमॉस्फेयर इनवर्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना, सॉरी लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखो बेटा आंसर इसका लिखते हैं। तो हमें फार्मूला पता था बेटा क्या कि पाई बराबर क्या होता है CRT। सी क्या है, सांद्रता, जो कि हमें दे रखी है इन्होंने M/25, तो हमने लिखा M/20 इंटू आर क्या है, गैस नियतांक, उसका भी मान दे रखा है 0.821। टी क्या है, ताप, लेकिन ताप यहाँ पर होता क्या बेटा केल्विन में, यहाँ सेल्सियस में था, तो 25 + 273 जोड़ दिया, तो फाइनली इक्वेशन बन गई 1/25 इंटू में 0.0821 और 98। इसको पूरे को सॉल्व करोगे बेटा आपका आंसर आएगा 0.989 वायुमंडल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया ना 3 क्वेश्चन आएंगे। तो चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताते हैं आपको। अब देखो बेटा इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में पहला क्वेश्चन है बेटा कि शून्य व प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाइयां लिखिए। मतलब हमें शून्य और प्रथम दोनों कोटि की अभिक्रियाओं के मात्रक लिखने हैं, ठीक है ना, इकाइयां लिखनी है। तो बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है क्या, सेकंड इनवर्स। जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है बेटा, ठीक है ना। आगे लिखा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अगर देखो बेटा यहीं ये कहते कि सूत्र लिखिए तो हम सिर्फ इतना लिखते, इन्होंने कहा सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, मतलब हमें पूरा लिखना है। तो हमने क्या किया, एक अभिक्रिया ली बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, वो ए से क्या बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है पी। तो प्रारंभ में सांद्रता हमने माना बेटा इसका ए मोल था, तो प्रारंभ में प्रोडक्ट कितना था, 0। प्रोडक्ट अभी बना नहीं, कुछ समय बाद सांद्रता क्या हो जाएगी बेटा कि प्रोडक्ट माना हमने x मोल बना, तो सांद्रता कितनी बचेगी, a में से ये x घटा देंगे, यानी कि a - x मोल बचेगी। अब बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा आपका, अभिक्रिया की दर या वेग, तो अभिक्रिया के दर या वेग dx/dt बराबर क्या हो जाएगा k और a की पावर 0, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। किसी की भी पावर बेटा 0, उसका मान क्या हो जाता है 1, तो इसका मतलब dx/dt बराबर क्या हो जाएगा 1। कब, क्योंकि बेटा a की पावर 0 का मान क्या था, 1 था, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बेटा, जब dx/dt बराबर k मिला, तो dx बराबर ये भाग वाली चीज इधर आएगी, तो गुणा में, तो dx बराबर k dt। समीकरण हमने इसको 1 माना, 1 का कर दिया समाकलन, तो समाकलन dx k, क्योंकि कौन सा तो होगा नहीं dt, तो dx का हो गया x, k का तो k रहा, dt का हो गया t, और प्लस में c क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब क्या हो जाएगा बेटा, जब x का मान 0 हो, जैसे मान लो ये x 0 है, जब x 0 था तो t भी क्या था 0, क्योंकि समय प्रारंभ में निशान था, यानी कि अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया।
तो x 0 तो t 0, तो बेटा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x और t का मान 0 रखेंगे तो 0 0, तो c का मान क्या मिला 0, c का मान समीकरण 2 में रखा, c का मान समीकरण 2 में रखा तो इसका मतलब क्या मिलेगा, x बराबर k इंटू में t प्लस c का मान रख दिया मैं 0 0, x बराबर k इंटू टी मिला, तो k बराबर क्या हो जाएगा x और ये बटा में आ जाएगा t, तो यही है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है ना। आगे बेटा सक्रिय ऊर्जा पर उत्प्रेरक के प्रभाव को दर्शाने वाला आरेख बनाइए। आरेख बनाना है, तब सक्रिय ऊर्जा ये अभिक्रिया निर्देशांक। एक ग्राफ देखा आपने ऊपर से गया, एक ग्राफ थोड़ा सा नीचे से जा रहा है, जो बेटा नीचे से जा रहा है वो उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया का पथ है, और जो ऊपर से जा रहा है वो क्या है, उत्प्रेरक के बिना, यानी कि बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया का पथ, यानी कि उस समय क्या होगा बेटा, जब उत्प्रेरक नहीं लेंगे तो उस समय जो सक्रिय ऊर्जा का मान है वो क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा, जिसको हमने E2 माना, जब उत्प्रेरक ले लेते हैं तो सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम, E1 मान लिया उसको। ठीक है ना। तो ये था आपका बेटा ग्राफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो कि 3 नंबर का था, और इसमें बेटा वही 1 नंबर का ये, 1 नंबर की ये और 1 नंबर का ये ग्राफ। क्लियर है कि ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संयोजकता बंध सिद्धांत का उपयोग लेते हुए, मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत का उपयोग लेते हुए बेटा मैं NiCO का होल 4 की आकृति और चुंबकीय व्यवहार बताना है। चलो बेटा हम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, आपका संकुल यौगिक लिया बेटा, कौन सा, NiCO का होल 4 में Ni की अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो वो क्या होगी बेटा, 0। क्यों, क्योंकि CO जो कार्बोनिल ग्रुप है ना या लिगेंड है वो कैसा होता है बेटा, उदासीन। उदासीन है तो इसका मतलब इस पे क्या होगा, 0 चार्ज होगा। 0 चार्ज है तो Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, Ar4s2 3d8। 3d8 को हमने ऐसे लिखा बेटा, 2 2 4 2 6 7 और 8। क्लियर है ना, हुंड के नियम के अनुसार। S में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 4p में दिखा दिए। क्लियर हो गया। ये तो ग्राउंड स्टेट थी बेटा इसकी। आद्य अवस्था, उत्तेजन अवस्था में क्या हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये प्रबल लिगेंड तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, युग्मन कर देगा। युग्मन कर देगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होकर युग्मन हो गया और 4s कक्षक खाली होगी, p खाली होगी। तो एक तो sq 3p के 4 ये कक्षक में चारों ये CO क्या करेंगे, अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे। और कौन सा संकरण करेंगे बेटा, शो करेंगे, sp3 संकरण। जब संकरण sp3 है तो आकृति क्या हो जाएगी, चतुष्फल की, क्योंकि इन्होंने बेटा क्वेश्चन में आकृति और चुंबकीय गुण पूछा है। तो बेटा आकृति चतुष्फल की और प्रकृति या चुंबकीय व्यवहार क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित हैं। तो ये था आपका संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार। क्लियर। नेक्स्ट है कि उपसय संयोजक यौगिक का चिकित्सा में एक उपयोग बताइए। चिकित्सा में उपसय संयोजक यौगिक का क्या उपयोग है, तो बेटा प्लेटिनम का एक यौगिक है सिस्प्लेटिन, तो वही हमने लिखा है पीटी का यौगिक सिस्प्लेटिन संकुल जो है ना वो कैंसर या ट्यूमर की वृद्धि को रोकता है। क्लियर। आगे देखो लिखा बेटा उभयदंतुक लिगेंड का एक उदाहरण लेकर बताइए, मतलब हमें उदाहरण लेकर बताना है कि यह क्यों उभयदंतुक लिगेंड कहलाता है। हमने एक उदाहरण लिया बेटा CN। CN क्या है, एक उभयदंतुक लिगेंड है और यह कार्बन व नाइट्रोजन दोनों परमाणु द्वारा, मतलब जो CN है ना, तो CN आपका क्या करेगा बेटा, कार्बन नाइट्रोजन दोनों परमाणु द्वारा धातुओं के साथ उपसय संयोजक बंध बना सकता है। मतलब एक बार कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उपसय संयोजक बंध बना सकता है, और एक आपका नाइट्रोजन, यानी कि दोनों परमाणु क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, उभयदंतुक लिगेंड में भले ही आपके पास 2 दाता परमाणु, लेकिन बंध केवल एक परमाणु ही बनाएगा एक बार में, समझ गए ना। तो लेकिन बना दोनों सकते हैं, लेकिन बनाएगा केवल एक ही, तो बंध बना सकता है, अतः यह क्या है, उभयदंतुक लिगेंड है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि आपका सेक्शन C खत्म। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए, 16, 17 और 18। अब हम बात करेंगे बेटा सेक्शन D की, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के। तो वो कौन से होंगे, तो उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बेटा है आपका सेक्शन नंबर D। सेक्शन D क्या है आपका, निबंधात्मक प्रश्न। इसमें क्या होगा बेटा, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे और टोटल आपका कितना अंक हो जाएगा, 8। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा ना 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, तो पहला आपका 90 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो वही बात है बेटा, हमने आपको जैसे अभी बताया था कि क्या होगा बेटा आपका, कि आपका कोई भी क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं आएगा कि 3 या 4 नंबर का आप पूरा 1 या 2 पेज लिख रहे हो, नहीं। होता क्या बेटा, जो 4 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन है इसमें 2 या 3 मिलेंगे, 4 भी मिल सकते हैं ना, 1.5-2 नंबर का, मैक्सिमम 1.5 नंबर का होगा, 2 का भी नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, पहला लिखा कि उपसय संयोजन यौगिक के लिए आयनन समावयवता और समन्वयी समावयवता, यानी कि आयनन समावयवता और समन्वयी 2 समावयवता पूछ ली, तो दोनों 1-1 नंबर की हो गई। क्लियर है ना। समावयवता को उचित उदाहरण से समझाइए। तो हमने लिखा बेटा आयनन समावयवता क्या हो जाएगा, वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान है किंतु जलीय विलयन में आयन क्या हो, भिन्न भिन्न हो। वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु जलीय विलयन में आयन क्या
भिन्न भिन्न होने हम आयन समाव्यवता कहते हैं। कैसे? जैसे PtNH3 का होल 4 Br2Cl2। बेटा अगर हम इसको पानी में घोलेंगे तो हमें ये इतना आयन अलग और 2 Cl आयन अलग, इसको घोलेंगे तो क्या होगा बेटा, ये इतना आयन अलग, Br आयन अलग, अलग अलग आयन मिलेंगे हमें। जबकि अणुसूत्र तो दोनों का सेम है। देखो Pt इसमें भी है, इसमें भी, NH3 4 है, इसमें भी 4 है, Br 2 है, इसमें भी Br 2, इसमें भी Cl 2, इसमें भी 2 Cl। अणुसूत्र तो समान है लेकिन विलयन दोनों के अलग अलग, विलयन में आयन क्या होंगे, दोनों के अलग अलग होंगे। समन्वयी समाव्यवता में क्या हो जाएगा कि दो संकुल के मध्य इनमें से जो समाव्यवता हो, दो संकुल यौगिक लो, उनके लीगेंड आपस में बदल जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, समन्वयी समाव्यवता कहते हैं। जैसे हमने CrNH3 का होल 6 यानी कि यहाँ NH3 Cr के साथ जुड़ा है, CO Cn का होल 6 Cn CO के साथ जुड़ा है। अब इनके देखो बेटा समन्वयी समाव्यवी क्या हो जाएगा, अब Cr के साथ जुड़ जाएगा Cn, देखो Cr के साथ, सॉरी Cn होना चाहिए यहाँ, CO नहीं, Cn, Cr के साथ हो गया Cn6 और यहाँ पर देखो CO के साथ जुड़ गया NH3। तो लिगेंडों का क्या कर लिया इन्होंने, एक्सचेंज कर लिया। Cr ने लिगेंड ले लिए Cn और NH3 दे दिए CO को। क्लियर? तो लिगेंडों के विनिमय से जो समाव्यवता होती है ना, उसको हम समन्वय समाव्यवता कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, देखो बेटा 1 और 1 2 नंबर का ये, यहाँ पर इन्होंने देखो 2 IUPAC नाम के रासायनिक सूत्र पूछ लिए। जैसे इन्होंने कहा कि पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 व पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो हमने बेटा पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 का लिखा, तो पेंटा, पेंटा का मतलब 5, कार्बोनिल का मतलब CO, तो CO कितने हैं 5 और किसके साथ, आयरन के साथ, तो आयरन हो गया। पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड, तो पोटेशियम का मतलब K, ट्रिस का मतलब 3, ऑक्सीलेटो का मतलब है ऑक्सीलेट आयन C2O4, तो और किसके साथ, फेरेट थर्ड, फेरेट के साथ, और फेरेट में भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होनी चाहिए 3, तो हमने इसको अरेंज कर लिया K3Fe C2O4 का होल थ्राइस, क्या कर लिया हमने, C2O4 का होल थ्राइस, ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 और सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन देना, पहला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अब हम इस प्री बोर्ड का लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं बेटा। तो लिखा है कि सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा लिखिए व SI मात्रक भी लिखिए। तो बेटा होता क्या है सक्रिय ऊर्जा, तो बेटा वह अतिरिक्त ऊर्जा, अवकारक की बात कर रहे हैं, अवकारक के लिए वह अतिरिक्त ऊर्जा जो बेटा ये क्या करते हैं, दहली ऊर्जा को बराबर करने के लिए ग्रहण करते हैं। तो वही हमने देखो लिखा बेटा, वह अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक अणु अपनी दहली ऊर्जा को बराबर करने के लिए करते हैं, अर्थात वो दहली ऊर्जा को बराबर करने के लिए जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जो अतिरिक्त ऊर्जा है, न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, उसी को हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। क्लियर है ना? या हम ये कहते हैं कि किसी भी अवकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए ग्रहण की गई वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। और बेटा इसका क्या था, SI मात्रक भी लिखना है, तो इसका SI जो मात्रक है बेटा वो क्या होता है, वो होता है जूल। आगे आपका सेकंड क्वेश्चन के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी कि K व अर्धायु काल यानी कि T हाफ में संबंध दर्शाने वाली समीकरण लिखो। तो वो समीकरण क्या होती है बेटा, K बराबर 0.693 अपॉन T हाफ, ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और ये है अर्धायु काल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। आगे लिखा बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अगर 100 सेकंड है तो उसका वेग स्थिरांक क्या होगा, यानी कि यही T हाफ 100 सेकंड रख दें तो वेग स्थिरांक निकल के आ जाएगा। तो फार्मूला तो वही रहेगा 0.693 बटा T हाफ, और इन्होंने दिया गया T हाफ बराबर 100 सेकंड, तो हमने T हाफ की जगह 100 सेकंड रख दिया। 100 का मतलब 10 की पावर 2, ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -2, खत्म, ज्यादा सॉल्व करना ही नहीं है। आगे लिखा बेटा फोर्थ नंबर की प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विमा लिखिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विमा क्या होता है बेटा, समय इनवर्स या मात्रक कह दें। क्लियर है ना? तो ये था बेटा आपका पहला प्री बोर्ड जो कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। तो बेटा आप इसको पूरा अपनी किसी कॉपी में लिख लें, और ऐसे ही बेटा हम आपको 8 और प्री बोर्ड देंगे जिसमें ही आपका क्या हो जाएगा, लगभग आपका पूरी की पूरी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी, और आशा भी करूंगा कि केमिस्ट्री में पूरे के पूरे नंबर आपके आए। क्लियर है ना? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है बेटा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ये तीनों चीज़ें करें बेटा। धन्यवाद।